लोगों से जब भी मिलना जरा फासले से मिलना। जहां दरिया समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। तो नमस्कार, मैं रविंद्र मैमी आप सभी का इस ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में स्वागत करता हूं। आइए इस शाम को थोड़ा सा और रंगीन बनाते हैं, कवितामय समंदर में गोते लगाते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं अजनबी जी, महेंद्र अजनबी जी और दीपक जी। थोड़ा सा परिचय में दीपक जी से, तो आप हर वर्ष रूबरू होते ही हैं। महेंद्र अजनबी जी इस बार हमारे पास दूसरी या तीसरी दफा हमारे पास आए हैं। इससे पहले कि दीपक जी का मैं परिचय कराऊं, मैं सिर्फ दीपक जी के लिए इतना कहूंगा, अगर बिकने पे आऊं कीमतें बाजार गिर जाए, अगर बिकने पे आऊं कीमतें बाजार गिर जाए, मगर मुमकिन नहीं मुझसा कोई खुददार गिर जाए। अदब से सर झुकाता हूं मगर ये ध्यान रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो सर से मेरी दस्तार गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो सर से मेरी दस्तार। तो ये दीपक जी के रचे हुए शेर हैं। आप चाहें तो ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी से लगभग 20-30 साल का परिचय है। लगभग विश्व का शायद ही कोई देश हो जो दीपक जी ने छोड़ा हो, या सभी देशों की तकरीबन यात्रा कराए हैं। महेंद्र जी के साथ ही गया था, महेंद्र जी के साथ ही गया हूँ। जी जी, कवि हैं, गजलकार हैं, तमाम टीवी चैनलों पर आप आए दिन इन्हें देखते रहते होंगे। 3 किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, 4 किताबें, माफ कीजिएगा, 4 किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। जो लेटेस्ट इनकी किताब है, नवीनतम जो है, जिंदगी एक मैकदा है, जिसकी कॉपी मेरे पास पड़ी है। मैं खुशनसीब हूं कि मुझे पढ़ने को मिली। दीपक जी का तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। भाई महेंद्र अजनबी जी के बारे में मैं परिचय दूं, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, भले ही इनका तखल्लुस अजनबी हो, पर ये किसी भी तरीके से हमसे अजनबी नहीं है। बहुत पुराने परिचित हैं हमारे। अक्सर आप टीवी चैनलों पर भाई अजनबी जी को भी देखते होंगे। स्थापित हास्य कवि हैं। शंकर दयाल शर्मा, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा से पुरस्कृत हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के हाथों से भी सम्मानित हैं भाई अजनबी जी। लगभग तमाम देशों की यात्रा कर चुके हैं। तमाम टीवी चैनलों पर आप देखते होंगे अजनबी जी को। ये बात अलग है, ये बात अलग है, अदब से खड़े रहते हैं। ये बात अलग है, अदब से खड़े रहते हैं। जो लोग बड़े होते हैं बड़े रहते हैं। भाई महेंद्र, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। थोड़े से तकनीकी खराबियों की वजह से हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा विलंब से हमें शुरू करना पड़ा। उस पे शायद हमारा कोई बस भी नहीं, लेकिन दिल थाम के बैठिए, अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। एक बहुत ही जबरदस्त हास्य यात्रा पे ले जाने वाले हम आपको। तो इससे पहले कि हमारे स्थापित जो कवि हैं वे अपना काव्य पाठ शुरू करें, हम उससे पहले जो हमारे इन हाउस कवि हैं, जो उभरते हुए कवि हैं या बहुत उभर चुके कवि हैं, उन सभी को हम सुनेंगे। अपनी अपनी, मैं इससे पहले कि हमारे CSIR के कवि अपना काव्य पाठ शुरू करें, मैं कुछ नियमों के बारे में आपको परिचित करा दूं। स्वरचित कविता होनी चाहिए आपकी, और 5 निर्णायक मंडल के मैं ध्यान में लाना चाहूंगा कि 5 पुरस्कार रखे हैं हमने इसके लिए। प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार और 2 सांत्वना पुरस्कार हैं। तो आप 5 लोगों को पुरस्कृत कर सकते हैं दीपक जी, महेंद्र जी। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भाई भगवत सिंह जी को। इससे पहले कि भगवत जी अपनी कविता पढ़ें, मैं भगवत जी के लिए सिर्फ यही कहूंगा, बुलंद आवाज भगवत जी की, निर्भीक व्यक्तित्व, कवि हृदय, हालातों के आगे कभी भगवत जी ने घुटने नहीं टेके। शायद भगवत जी के लिए ही किसी ने कहा होगा, मुस्तफी हम तो समझे थे होगा जरा सा जख्म, मुस्तफी हम तो समझे थे होगा जरा सा कोई जख्म,
पर तेरे दिल में तो रफू का काम बहुत निकला, पर तेरे दिल में रफू का काम बहुत निकला। तो भगवत जी ऐसे ही अपनी जिंदगी में लगे पैबंदों पे रफू करके आपके बीच आज अपनी कविता पेश कर रहे हैं। भगवत जी स्वागत। आप चाहें तो खड़े भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं जी। नमस्कार प्रतिभागी और सभागार में जो श्रोता हैं उनको मैं नमस्ते करता हूँ और माननीय निर्णायक मंडल के शिव चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी स्वरचित कविता कोरोना का कहर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी जुलाई में ही इसको लिखा है कि कोरोना के कहर ने हाहाकार मचा दिया, बिना बम गोली के विश्व को दहला दिया, चाहो और लूट ने तांडव मचा दिया, काम चौपट शिक्षा चौपट अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया, विद्यालय बंद मोबाइल कंप्यूटर को शिक्षालय बना दिया, कोरोना के रूप ने सबको ऐसा डरा दिया, कहीं खून के आंसू कहीं नाक से पानी पिला दिया, दाने दाने को तरसा दिया, कितनों को भूखे पेट सुला दिया, इस बुरे वक्त ने बेमौत मरवा दिया। जो समझते थे मजबूत उन्हें भी मजबूर बना दिया, हंसते खेलते परिवारों को अचानक रुला दिया, दवा दारू रुपया पैसा जहां तहां बहा दिया, ऑक्सीजन की कमी ने यमपुरी पहुंचा दिया। नेताओं का अपना रूप आईना दिखा दिया, चिकित्सकों का विराट स्वरूप सबको चेता दिया, हैवानों का दैत्य रूप चूना लगा दिया, पुलिस की चपलता ने ऐसों को हवालात पहुंचा दिया। कोरोना के कहर ने महंगाई की मार ने गरीब को और गरीब बना दिया। वैज्ञानिकों के नाम 4 पंक्तियां कि वैज्ञानिकों ने अपना देवित्व दर्शा दिया, करोड़ों अरबों में अटूट विश्वास जगा दिया, उखड़े पांवों को फिर से जमा दिया, जन जन को संवेदन और गतिशील बना दिया। कोरोना के कहर ने हाहाकार मचा दिया, बिना बम गोली के विश्व को दहला दिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण भगवत जी का। इतनी बड़ी कविता को कंठस्थ करना ये भगवत जी ही कर सकते हैं। आपके आदेश का जी धन्यवाद। अमीय बिंदु गुप्ता हमारे बीच हैं। अमीय जी, तो क्रम को थोड़ा सा तोड़ते हुए मैं सीधे आवाज दूंगा उपेंद्र उपाध्याय जी को। थोड़ा सा इन्हें जल्दी जाना है। उपेंद्र उपाध्याय जी 12 नंबर पे होंगे उपेंद्र उपाध्याय जी। इससे पहले कि अपनी कविता पाठ करें, मैं उपेंद्र जी के लिए कहना चाहूंगा, बहुत हंसमुख स्वभाव के हैं उपेंद्र जी, शर्मीले हैं, नटखट हैं, कवि हृदय हैं, कुछ अच्छा और बड़ा करने की लालसा रहती है उपेंद्र जी में हमेशा। अभी हाल ही में बहुत भयंकर बीमारी कोरोना से उठे हैं, अपने आप को उठाया है उपेंद्र जी ने। इससे पहले कि कविता शुरू करें, उपेंद्र जी के लिए सिर्फ इतना कहूंगा, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने हाल पूछ पूछ के बीमार कर दिया, लोगों ने हाल पूछ पूछ के बीमार। धन्यवाद सर, आप सभी को नमस्कार मेरा। जी स्वागत सर, जब पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी तो मैंने बताया था कि मैं कितना प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ और कैसे मुझे बचपन में प्रतिभा कूट कूट के भरी गई थी सर जी। अजनबी सर को अभी सर पहली बार हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ सर, मैं बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ और बचपन से ही प्रतिभा कूट कूट के भरी गई है और पिछले 1-2 साल में प्रतिभा और ज्यादा आ गई है सर। पिछले 2 साल पहले मेरी शादी हो गई है सर। अच्छा, अब और कुटरी होगी। तो सर ये लाइट मोड पे था मैं सर। अभी हमारे यहाँ एक घटना हुई पिछले कुछ दिनों में ऑफिस में ही, एक बरगद का पेड़ है सर, वो गिर गया, उसी के ऊपर एक कविता लिखी है मैंने। और मैं सर रिसाइट करना चाहूंगा। ऑफिस के पिछले हिस्से में मंदिर के सामने का पेड़ गिर पड़ा पिछले रोज, कोई तूफान आंधी या बारिश नहीं थी, सुबह सवेरे जब ऑफिस आया तो खड़ा था वहीं रोज की तरह, फिर खड़े खड़े गिर गया ऑफिस के पिछले हिस्से वाला पेड़। पेड़ गिरा तो खबर बनी, लोग इकट्ठा हुए देखने तमाशा गिरे हुए पेड़ का। पेड़ बरगद का था, गिर गया बरगद का पेड़। अपनी जमीन न छोड़ने वाला बरगद का पेड़ अगर गिर जाए तो मुसीबत होता है। अपनी जमीन न छोड़ने वाला बरगद का पेड़ अगर गिर जाए तो मुसीबत होता है, इसलिए काट हटा दिया जाता है गिरा हुआ पेड़। गिरा पर बता गया बरगद का पेड़
कि कभी भी गिर सकता है कोई बरगद, तब भी जब कोई कारण ना हो। एक दिन सबको गिर जाना होता है, जैसे गिरा बरगद का पेड़। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संकेत है भाई, वाह। अच्छा प्रस्तुतिकरण उपेंद्र जी, धन्यवाद। श्री आंसू प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इधर आ जाइए आंसू। आंसू प्रसाद जी का स्वागत है। बहुत कवितामयी नाम में ही कविता, नज्म और गजल छुपी हुई है आंसू जी के। इससे पहले कि कविता पाठ करें, आंसू जी के लिए कहना चाहूंगा, आंसू आए तो खुद पोंछिएगा नहीं, कभी आंसू आए तो खुद पोंछिएगा, लोग पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, आंसू आए तो खुद ही पोंछिएगा, लोग पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे। आंसू प्रसाद। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं समस्त सत्कार्यगण, आपके समक्ष एक बचपन का कुछ किस्सा, कुछ लाइनों में मैं बताना चाहूंगा। वो बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। वो स्कूल न जाने का बहाना था और जाने पर घंटों आंसू बहाना था। वो जरा सी बात पर घर वालों से झगड़ा करना था और गलतियों पर बेलन पड़ जाना था। वो बचपन का जमाना था, वो बचपन का जमाना था। वो बरगद का पेड़, वो हाथों में यारों का हाथ, वो बिना पैसे के बेशकीमती साथ। वो बचपन का जमाना था, वो बचपन का जमाना था। बचपन का हर दिन खुश और हर रात सुहाना था। वो खबर ना थी सुबह की, न शाम का ठिकाना था। बस माँ की कहानी थी और परियों का फसाना था। वह बचपन का जमाना था, वो बचपन का जमाना था। वो न रा, वो न रातें रा, वो न रोने की वजह, न हंसने का बहाना था। क्यों हो गए इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था, वो बचपन का जमाना था। बहुत खूब। विशाल जुनेजा जी हैं हमारे बीच। श्री अनिकेत श्रीवास्तव, श्री अनिकेत इधर आ जाइए। श्री अनिकेत श्रीवास्तव वास्तव में ही श्री हैं भी। श्री अनिकेत श्रीवास्तव वास्तव में श्री हैं भी, नाम से ही अनिकेत, मस्त मलंग, आजाद, उन्मुक्त। इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, किरदार में मेरे भले ही अदाकारियां नहीं है, किरदार में मेरे भले ही अदाकारियां नहीं है, खुददारी है, गुरूर है, मक्कारियां नहीं है। किरदार में मेरे भले ही अनिकेत श्रीवास्तव। नमस्ते सभी लोगों को, मेरा नाम अनिकेत श्रीवास्तव है और मैं भी सर का धन्यवाद करता हूँ। सर मेरी जो कविता है वो चूंकि हिंदी सप्ताह है तो मैंने हिंदी पे ही लिखा है। कविता का शीर्षक है हमारी पहचान हिंदी। हिमराज हिमालय के माथे पर सजे ताज यह आशा है, बोलो हिंदी को गर्व से अपनी यह मातृभाषा है। मान सदा रखो इसका, ना हिंदी बोलो कर्ज से, इससे ही तुम्हारी शान है, हिंदी बोलो तुम फर्ज से। है प्रेम भरा उतना इसमें जितने की सागर में मोती, बांटो जग में इतना इसे, न खोए कभी इसकी ज्योति। अपनों ने श्वेत बहाकर युग युग से इसे तराशा है, हिमराज हिमालय के माथे पर सजे ताज यह आशा है, बोलो हिंदी को गर्व से अपनी यह मातृभाषा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, वाह वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण श्रीवास्तव जी। श्री राजीव पांडे मुख्य धारा में आइए। इससे पहले श्री राजीव जी अपनी कविता पढ़ें, राजीव जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, कुशल लेखक हैं राजीव जी, कुशल डिबेटर, अच्छे वक्ता, मुस्कुराता हुआ शांत सौम्य चेहरा, मृदुभाषी। सुकून मिलता है दो लफ्ज कागज पर उतार के, सुकून मिलता है दो लफ्ज कागज पर उतार के, चीख भी लेता हूं और आवाज भी नहीं होती, चीख भी लेता हूं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। आदरणीय निर्णायक मंडल, हिंदी अधिकारी एवं मेरे सहभागियों,
ये स्वरचित कविता है और आज सुबह सुबह लिखी गई है। जी, स्वागत जी। मेरी कविता का शीर्षक है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक भ्रष्ट आचरण। मैं एक सरकारी कार्यालय गया, वहां लोगों ने था हुजूम लगाया। लोगों और दफ्तरी में हो रहा था संवाद। पैसों के लेन देन में था थोड़ा विवाद। मैं तहसीलदार के कमरे के बाहर पहुंचा। दफ्तरी के रोके जाने पर मैं थोड़ा हिचका। उसने पूछा क्या काम है? दफ्तरी ने पूछा क्या काम है? मैंने कहा साहब से मिलना है। उसने कहा साहब व्यस्त हैं, थोड़ा इंतजार करो। अपनी समस्या और हमारी स्थिति पर थोड़ा विचार करो। घंटों इंतजार के बाद दफ्तरी ने कहा साहब से मिल लो और अपनी समस्या का साहब से जिक्र कर लो। मेरी बातें सुन तहसीलदार ने सिर हिलाकर कहा आप दफ्तरी से मिल लो। मेरी बातें सुन तहसीलदार ने मुझसे कहा कि आप दफ्तरी से मिल लो। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कार्यालय में साहब कौन है। बहुत बढ़िया। दफ्तरी ने मुंह निपोड़ते हुए कहा 30 लगेंगे चाय पानी के। दफ्तरी ने मुंह निपोड़ते हुए कहा 30 लगेंगे चाय पानी के। हमने भी 10-10 के 3 नोट दफ्तरी के हाथ में रख दिए। दफ्तरी के मुखमंडल पर मुंह निपोड़ने से खिसियाने के सफर को मैं साफ महसूस कर सकता था। खिसियाते हुए वो बोला 30 का मतलब नहीं जानते? दफ्तरी ने खिसियाते हुए बोला 30 का मतलब नहीं जानते? मैंने कहा 30 तो मेरे लिए 30 ही होते हैं। उसने कहा सरकारी कार्यालय है, यहाँ 30 का मतलब 30,000 होते हैं। उसने कहा ये सरकारी कार्यालय है, यहाँ 30 का मतलब 30,000 होते हैं। मैंने दुख और अफसोस के साथ सोचा कि ये तो व्यापार है। दफ्तरी ने कहा कि सरकारी कार्यालय में 30 का मतलब 30,000 है। मैंने दुख और अफसोस के साथ सोचा कि ये तो व्यापार है। धन्यवाद। बढ़िया। वाह। श्री शहाबुद्दीन जी आज पहली बार इस मंच से कविता का पाठ करेंगे। जोरदार दमदार नाम, कुछ कुतुबुद्दीन से मिलता जुलता। शायद मुझे जहां तक मालूम है सितारों के राजा शायद शहाबुद्दीन। पहली बार सुनूंगा शहाबुद्दीन जी को। आपका स्वागत है। इससे पहले कि शहाबुद्दीन जी अपनी कविता पढ़ें, इनके नाम पे मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने अपने बच्चों के नाम तेरे नाम पे रख दिए। शहाबुद्दीन। क्या बात। आदरणीय निर्णायक मंडल, हिंदी अधिकारी जी, हिंदी सप्ताह के इस उपलक्ष्य पर हिंदी की गरिमा, उसके पतन और एक भावी उम्मीद को लेकर मैंने एक क्षणिका लिखी है और कोशिश की है कि अपने शब्दों को अपनी भावनाओं के साथ व्यक्त कर सकूं। हिंदी एक अलबेली भाषा, मन वाणी की एक अभिलाषा, स्वर और अर्थ में एक समान, भावाभिव्यक्ति इसकी जान। निज स्वार्थ से हो वशीभूत, भोगी को समझा अवधूत। पुरवाई की छोड़ मधुरता, बह गए हम पछुआ के संग। अंग्रेजी बन गई प्रतिष्ठा, नित हिंदी का होता अपमान। दरबार की शान अंग्रेजी हो गई, दरबान का अभिवादन बनकर रह गई। देखो मेरी हिंदी महान, खम्मा घड़ी पधारो मारे देश नमस्ते। लेकिन अब फिर दिन बहुरेंगे, हिंदी के नव सुमन खिलेंगे। फिर बढ़ेगी इसकी शान, जय जय हिंदी जय हिंदुस्तान। धन्यवाद शहाबुद्दीन। श्री राजकुमार, श्री विशाल कुमार, विशाल जी स्वागत है आपका। विशाल जी बहुत कर्मठ, हंसमुख, समय के बहुत ही पाबंद नए साथी हैं, हमारे CSIR सिस्टम में जुड़े हैं। स्वागत है विशाल जी आपका।
इससे पहले कि विशाल जी अपनी कविता पढ़ें, इनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। सफर पे आज वही कश्तियां निकलती हैं, सफर पे आज वही कश्तियां निकलती है, खबर जिन्हें है हवाएं भी तेज चलती हैं, खबर जिन्हें है हवाएं भी तेज चलती हैं। विशाल कुमार। सभी को नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है भारत का मान है हिंदी। जी। ना समझे हिंदी को कम, ना समझे हिंदी को कम, गर्व से बोले हिंदी हम, गर्व से बोले हिंदी हम। हिंदी है हिंदुस्तान की आन, हिंदी है हिंदुस्तान की आन, यही है जन जन का अभिमान। एक डोर से जो सबको बांधे, एक डोर से जो सबको बांधे, वही हिंदी हमें रखे आगे। हिंदी मीरा की तान है, हिंदी मीरा की तान है, यह सुवरदान है। हिंदी है वह उदारता की वाणी, हिंदी है वह उदारता की वाणी, जिसे पसंद करता हर भारत का प्राणी। माँ की लोरी पिता की डांट, हिंदी में ही होती सारी प्यार की बात। ना समझे हिंदी को कम, ना समझे हिंदी को कम, गर्व से बोले हिंदी हम, गर्व से बोले हिंदी हम। धन्यवाद। श्री जयवीर सिंह यादव। श्री जयवीर सिंह यादव, नाम में ही एक होंकार, गगन भरी टंकार, यलगार, आत्मविश्वास से लबरेज, श्री जयवीर सिंह यादव। कहते तो हैं यूं कहता वो जो आता, कहते तो हैं यूं कहता वो जो आता, कहने की सब बातें हैं कुछ भी ना कहा जाता, कहने की सब बातें हैं कुछ भी ना कहा जाता। जयवीर। आदरणीय निर्णायक मंडल व प्रिय श्रोताओं, मैं आपके समक्ष एक कविता स्वलिखित कविता कहने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है पाश्चात्य संस्कृति। स्वागत। साथियों, कि देश हमारा दौड़ रहा है पाश्चात्य की ओर, जहां हया नहीं है, भाव नहीं है, नहीं रिश्ते नाते का मोल। देश हमारा दौड़ रहा है पाश्चात्य की ओर। शान और सम्मान की हुई आज लड़ाई है, अपनों ने अपनों को मारा, भीषण हुई तबाही है, और ऐसा जीना भी क्या जीना जिस जीवन में बुराई। देश हमारा दौड़ रहा है पाश्चात्य की ओर। और टीवी के सब सीरियलों ने हर किसी को लुभाया है, और टीवी देख देख कर मानो पाश्चात्य में आया है। कहीं कहानी कहीं है गाना, इस पर पूरा जोर दिया, और नई जनरेशन ने तो भाइयों कपड़ा पहनना छोड़ दिया। देश हमारा दौड़ रहा है पाश्चात्य की ओर, जहां हया नहीं है, भाव नहीं है, नहीं रिश्ते नाते का मोल। और बीवी के आगे तो आज सब नतमस्तक हो जाते हैं, जैसा वो चाहती हैं हम सब वैसा ही रोल निभाते हैं, और नहीं माने तो वो मानव को जेल में पहुंचाती हैं। ऐसा कहर बीत रहा है जिसकी आज सुनाई नहीं। देश हमारा दौड़ रहा है पाश्चात्य की ओर। देश को आजाद हुए आज 75 वर्ष हो गए हैं, और एका न कहकर हम हिंदी से दूर हो रहे हैं। देश हमारा दौड़ रहा है पाश्चात्य की ओर, जहां हया नहीं, भाव नहीं है, नहीं रिश्ते नाते का मोल, नहीं रिश्ते नाते का। अच्छा, एक कविता मैंने लिखी है सर। एक ही कविता सुनाने का नहीं वैसे ये तो ये बाद में एक बार है ना। हाँ, वीर रस के कवि हैं जयवीर जी हमारे। श्रीमती प्रीति जी को मैं आमंत्रित करूंगा। श्रीमती प्रीति जी हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं। श्रीमती प्रीति जी, और बहुत दबंग, बहुत निर्भीक, हर हरियाणवी महिला की तरह। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, शहरों में परिंदों के लिए अब पानी कौन रखता है। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, शहरों में अब परिंदों के लिए पानी कौन रखता है। हम ही हैं जो थामे रहे गिरती दीवारों को, वरना घरों में बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, कौन रखता है। धन्यवाद। सभी को प्रणाम जी। स्वागत। पिछले 21 वर्ष से अक्सर फरीदाबाद से शिमला की ओर जाती हूँ, तो रास्ते में जो प्रकृति का नजारा मैंने देखा था 12-13 साल की उम्र में, और जो आज मैं देखती हूँ, उसको देखते हुए मैंने कुछ लिखा है। मैं आपके सबके साथ उसे साझा करना चाहती हूँ। स्वागत। कितनी सुंदर ये धरा ईश्वर ने बनाई थी, कहीं पेड़, कहीं झीलें, कहीं समुद्र, और कहीं नीले आसमान से सजाई थी। पर्वत, झरने, नदियां, पशु पक्षी, सबको सामंजस्य से सजाया था।
और सबसे प्यारी रचना मानव रूप में बनाई थी। सबके हिस्से बांट दिए थे कुछ काम, नदी को कल कल बहना था, सागर को रखना था ठहराव, पक्षियों को चहचहाना था, बादल को नीर बरसाना था, और मनुष्य को दिए थे ये सब संसाधन प्रयोग करने और सहज कर रखने के लिए। पर लगता है भूल हुई कुछ ईश्वर से, जो इंसान को दी ये जिम्मेवारी, वो तो डूब गया अपनी सुख सुविधा में इतना कि ज्ञात नहीं कब उसने प्रकृति को संजोना छोड़कर उसके साथ किया खिलवाड़। रक्षक बनने की जगह खुद भक्षक बन बैठा है, काट रहा है जहां तहां पेड़ जंगल पर्वतों को, सड़कें और ईंट पत्थर की नई दुनिया बनाने को। भूल गया है वो, अगर इसी गति से वो करता रहा प्रकृति का संहार, तो एक दिन प्रकृति उससे वो यह सब छीन लेगी जो उसे ईश्वर ने उपहार स्वरूप दिया है। यह प्रकृति रूपी धरोहर मनुष्य को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे सौंपनी है। अगर अभी भी नहीं जागा मानव अपनी इस विलास निद्रा से, तो आने वाली पीढ़ी ही नष्ट हो जाएगी बिन प्रकृति के, और फिर ईश्वर के पास यादें रह जाएंगी कि उसने कितनी सुंदर ये धरा बनाई है। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत भाव विहल हो उठी प्रीति जी ये कविता पढ़ते हुई, सच में रोने वाला विषय भी है। श्री चंद्रकांत जी बहुत ही शांत स्वभाव के, कदकाठी से पहलवान वाली कदकाठी है श्री चंद्रकांत जी की, बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व है। इनके लिए यही कहना चाहूंगा, पुरसुकून दिखाई देती है कितनी झील के पानी पे बत, बत कहते हैं बतख को, पुरसुकून दिखाई देती है कितनी झील के पानी पे बत, पैरों की बेताबियां पानी के भीतर देखिए, पैरों की बेताबियां पानी के भीतर देखिए। नमस्कार आप सबको। मेरी कविता का शीर्षक है बस एक कदम और इस बार किनारा होगा। स्वागत है। बस एक तरफ, बस एक कदम और इस बार किनारा होगा, बस एक कदम और इस बार इशारा होगा। अंबर के नीचे उस बादल के पीछे कोई तो किनारा होगा, इस अंधकार से लड़ने को कोई तो सहारा होगा। बस एक कदम और इस बार किनारा होगा, बस एक पहर और उस पार उजाला होगा, बस एक कदम और इस बार किनारा होगा। जो लक्ष्य को भेदे वही तीर कहीं तो होगा, इस तपती भूमि में वो वीर कहीं तो होगा। बस एक प्रयास और लक्ष्य हमारा होगा, बस एक कदम और इस बार किनारा होगा। जो मंजिल तक पहुंचे वो कोई तो राह होगी, मन को टटोलो तुम कोई तो चाह होगी। जो मंजिल तक पहुंचे वो कदम हमारा होगा, बस एक कदम और इस बार किनारा होगा, बस एक कदम और इस बार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण श्री चंद्रकांत जी का। उम्मीदों। धन्यवाद। श्री ज्ञान प्रकाश सिंह, बहुत ही शांत स्वभाव के श्री ज्ञान प्रकाश सिंह जी, बहुत मृदुभाषी, अपने काम से काम रखने वाले, बहुत ही मेहनती और परिश्रमी। इनके लिए सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये नहीं देखते किसकी कितनी रियाजत है, ये नहीं देखते किसकी रियाजत है कितनी, लोग आसानी को आसान समझ लेते हैं, लोग आसानी को आसान समझ लेते हैं। वाह वाह वाह। श्री ज्ञान। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। और कविता के पहले मैं मिमी जी का और हिंदी विभाग का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। कि ना ही ये केवल इसका आयोजन करते हैं बल्कि प्रेरित भी करते हैं, जैसे मेरे जैसे व्यक्ति से जिसने कविता लिखवा ली। नहीं। और मैं कविता प्रस्तुत करता हूँ। चल पड़ा पथिक अपराध कथित, चल पड़ा पथिक अपराध कथित, रचनाएं उसकी हारी थीं, यह सर्वविदित सबसे परिचित, यह सर्वविदित सबसे परिचित, सच्चाई उसकी भारी थी। आत्मा कुंठित चरित्र मूर्छित, आत्मा कुंठित चरित्र मूर्छित, आकाश हुआ रक्त रंजित, ब्रह्मजनित क्रोध अपार संचित, ब्रह्मजनित क्रोध अपार संचित, उस कलाकार की बारी थी। मारो काटो वो है वंचित, मारो काटो वो है वंचित, हत्यारे हैं महिमा मंडित, मारो काटो वो है वंचित, हत्यारे हैं महिमा मंडित, है कौन पतित
है कौन पतित भाषा विचलित, है कौन पतित भाषा विचलित, परिभाषा शीश झुकाई थी। है सत्य बचा किंचित सकुचित, है सत्य बचा किंचित सकुचित, है एक हवा हर समय क्षणिक, है एक हवा हर समय क्षणिक, हर अगला पल होता पवित्र, प्राचीन लड़ाई जारी थी, सच्चाई उसकी भारी थी, उस कलाकार की बारी थी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे मेरे CSIR मुख्यालय के साथी। CSIR कॉम्प्लेक्स से अगर कोई मेरी आवाज सुन पा रहा हो तो श्री विजय सैनी जी आप मौजूद हैं क्या? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। विजय सैनी जी आ रहे हैं सर। आप दिखाई नहीं पड़ रहे मुझे। हाँ सर अभी दिखाई पड़ेंगे। हाँ नमस्कार सर। हाँ विजय जी नमस्कार। हाँ विजय जी नमस्कार। इससे पहले कविता पढ़े विजय जी, बहुत ही हंसमुख है। इस सूची में इस सूची में नहीं है ना ये? नाम ऐड कर लीजिए। ये CSIR कॉम्प्लेक्स से पूसा से जुड़े हैं दीपक जी। जी विजय सैनी जी। हाँ तीन साथी जो है हमारे पूसा से जुड़े हैं हमारे साथ। तो विजय सैनी जी बहुत ही हंसमुख स्वभाव के, हिंदी में काम करने के प्रति बहुत उत्साही, बहुत श्रम साध्य, नाम से ही, इनके नाम में ही जीत छुपी हुई है। इससे पहले कि विजय जी अपनी बात कहें, मैं इनके लिए कहना चाहूंगा, यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है मिट्टी का, फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। विजय जी। हाँ धन्यवाद मैमी जी। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार जी। स्वागत। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है बस थोड़ा सा हक दे देना। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एक लड़की जिसकी शादी हो जाती है वो अपने मायके से किस तरह का हक चाहती है, उसी का मार्मिक प्रस्तुतिकरण है। नहीं चाहिए मुझको हिस्सा माँ बापू की दौलत में, नहीं चाहिए मुझको हिस्सा माँ बापू की दौलत में, चाहे जो जो लिख जाए वह अपनी वसीयत में। नहीं चाहिए मुझको झुमका चूड़ी पायल और कंगन, नहीं चाहिए अपनेपन की मत पर बेगानापन। कोई नस्वर चीजों की दिल से कोई दरकार नहीं, संबंधों की कीमत पर कोई सुविधा स्वीकार नहीं। माँ के सारे गहने कपड़े, माँ के सारे गहने कपड़े तुम भाभी को दे देना, बापूजी का जो कुछ है सब खुशी खुशी तुम ले लेना। चाहे पूरे वर्ष कोई भी चिट्ठी पत्री मत लिखना, चाहे पूरे वर्ष कोई भी चिट्ठी पत्री मत लिखना, मेरे स्नेह निमंत्रण की भी चाहे कोई मोल नहीं करना। नहीं भेजना तोहफे मुझको तीज त्योहारों पर थोड़ा सा हक दे देना बाबुल के गलियारों पर। तो ये अधिकार मांग रही, एक हक मांग रही। रुपया पैसा कुछ ना चाहूं, ये सब नाकाफी है, आशीर्वाद मिले मैके से इतना मुझको काफी है। आगे कहती है, तोड़ने से भी ना टूटे जो, तोड़ने से भी ना टूटे जो, ये ऐसा मन बंधन है, इस संबंध को सारी दुनिया कहती रक्षा बंधन है। तुम भी इस कच्चे धागे को, एक भाई से अपेक्षा करती है, तुम भी इस कच्चे धागे का मन जरा सा रख लेना, कम से कम राखी के दिन बहन का रास्ता तक लेना। बाबुल के गलियारों पर बस थोड़ा सा हक दे देना, बस थोड़ा सा हक दे देना, बस थोड़ा सा हक दे देना। धन्यवाद सर। श्रीमती सुनीता यादव, श्रीमती सुनीता यादव। नमस्कार सर, सबको नमस्कार मेरा। नमस्कार। बहुत ही जुझारू, निर्भीक, मेहनती, जोश और उत्साह से लबरेज श्रीमती सुनीता जी। इससे पहले कि श्रीमती सुनीता जी अपना काव्य पाठ करें, मैं इनके लिए इतना ही कहना चाहूंगा
दिल को बहलाने का सामान ना समझा जाए, दिल को बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान ना समझना जाए, मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए, मैं भी औरों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसे किसी बगावत का ऐलान ना समझा जाए। अब तो बेटे भी घर छोड़ के हो जाते हैं रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए, सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए। श्रीमती सुनीता। धन्यवाद महमी जी। ये जो कोरोना काल चल रहा है 2 साल से, इसमें हम सबके बीच रहते हुए भी अकेले हो गए हैं, लेकिन अकेलापन भी ना एक दुखदाई है, वो जा दुख है इसमें, और उदास है, हंसना ही भूल गए जैसे। इन्हीं हालातों पे मैंने पिछले दिनों लिखा कुछ। एक ऐसी दुनिया में जाना चाहती हूँ मैं, जहां बस मैं हूँ और हो खुशी, ना हो जहां गम का नाम और ना हो नफरत का कोई पता। हो जो ऐसी दुनिया तो कोई मुझे बता दे, जहां ना हो कोई उदास, बस खुशियां ही हो पास, जहां ना हो किसी की जीत और ना हो हार, जहां हो हर दिन खुशियों का त्योहार। जाना चाहती हूँ एक ऐसी दुनिया में, जहां सबको हो सबसे प्यार, जहां रहते हो लोग जैसे एक ही परिवार। एक ऐसी दुनिया में जाना चाहती हूँ, जहां ना हो कुछ पाने की ख्वाहिश, मिल जाए सब बिन मांगे ही। बस है एक ही सपना, मिल जाए ऐसी दुनिया, बस मिल जाए ऐसी दुनिया, बस मिल जाए ऐसी दुनिया। धन्यवाद। वाह, धन्यवाद सुनीता जी। अंतिम प्रतिभागी है इस काव्य सम्मेलन को हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। अंतिम प्रतिभागी हैं श्री पवन कुमार गुप्ता। पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्री पवन कुमार गुप्ता। सर पवन जी दरअसल मीटिंग में गए हुए हैं, ओपन डे की मीटिंग चली हुई है। अगर आप परमिशन दे तो उनकी कविता हम में से कोई प्रेजेंट कर सकते हैं। जी नहीं, इसे नियम इजाजत नहीं देते, अगली बार सही है ना। निर्णायक मंडल पे मैं छोड़ता हूँ, और मुझे लगता नहीं है कि किसी की कविता कोई पढ़ सकता है किसी भी कवि सम्मेलन में, है ना। स्वरचित मानी भी नहीं जाएगी। नई प्रतिभागी भी है शिव अवतार जी, अगर नाम नहीं भेज पाए, अगर वो अपनी रख सके तो। दीपक जी कहिए, एक नाम और है अभी, क्या कविता पाठ करा लें दीपक जी? महेंद्र जी बिल्कुल कराइए। जी स्वागत है, बोलिए नाम जी, आप पढ़िए। नाम बता दीजिए। शिव अवतार गुप्ता। शिव अवतार गुप्ता सर। शिव अवतार गुप्ता। नमस्ते सर जी। गुप्ता जी बिना देर किए विलंब किए फटाफट अपनी कविता पढ़िए। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। सर मैं शिक्षक दिवस जो अभी गया था उसी संदर्भ में कविता सुनाना पसंद करूंगा। क्या पूरा नाम क्या है? शिव अवतार गुप्ता सर। ठीक, शिव अवतार गुप्ता। चलो आज सब मिलकर शिक्षक दिवस मनाए, प्रतिभाओं को गढ़ने वालों को अपना शीश नवाए, करे सम्मान शिक्षकों का और खुद का गौरव बढ़ाए, याद करे व्यक्तित्व उनका, कर्मों पे फूल चढ़ाएं। शिक्षक बनाते नींव हमारी, मजबूत भवन बन जाएं। कितनी भी मुसीबतें आए, हम तनिक भी ना घबराएं। रहे अग्रसर कर्म पथ पर, कदम ना हमारे डगमगाएं। लक्ष्य ठाना जो जीवन का, पूरा कर उसे दिखलाएं। पहली गुरु माता, फिर पिता, फिर बाकी सब कहलाए। प्रकृति से हमें सीख देना, निरंतर सब देती जाएं। बच्चे से हम सीखे अपना, कोई स्वार्थ नजर ना आए। जिससे भी हम सीख सके वो सब शिक्षक कहलाएं। गलत सही का फर्क जाने, हम निरंतर बढ़ते जाएं। झूठ से ना करे समझौता, सच से भी ना डर जाएं। नीति अनीति के ज्ञान से आदर्श विद्यार्थी कहलाएं। अपने शिक्षक का नाम हम जग में रोशन कर पाए। धन्यवाद सर। दीपक जी, भाई महेंद्र अजनबी जी, इससे पहले कि आप अपना निर्णय तैयार करें,
हम इस खाली वक्फे को भर लें थोड़ा सा। आप इस बीच चाहे अपने माइक आप म्यूट कर लीजिए। निर्णय अभी थोड़ा समय लगेगा, निर्णय आपको बाद में भेजेंगे। फिलहाल हम इसी को जारी रखते हैं आगे जी, क्योंकि उसमें उलझ जाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा। और ये कार्यक्रम समाप्ति के बाद निर्णय आपको हम लोग भेजेंगे और स्कैन कॉपी आपके पास भेजेंगे, क्योंकि मैं और महेंद्र जी चर्चा करेंगे तो थोड़ा वक्त चाहिए होगा। स्कैन कॉपी हम लोग साइन करके भेजेंगे, आप ही घोषित कीजिएगा। जी, यानी अभी आज ही दिन घोषित कर देंगे ना कि एक आज ही घोषित करेंगे, बजाय ऑनलाइन घोषित करने के आप स्वयं ही वहां पर घोषित कीजिएगा। हम लोग स्कैन कॉपी आपको सिग्नेचर के साथ करके भेजेंगे। बहुत बढ़िया। तो इस आप माइक में दीपक गुप्ता जी को सौंपता हूं। और दीपक गुप्ता, चलिए, आप सबसे नए पुराने लोगों से मुलाकात तो हो रही है, और लेकिन इस तरह से हो रही है, ये संयोग भी है और बड़ा विचित्र भी है। संयोग ये है कि मुलाकात हो रही है इस काल में, और विचित्र यूं है कि आमने सामने नहीं है। हालांकि आज आमने सामने होना था, पर कुछ परिस्थितियां परिवर्तित हो गई, इसलिए आमने सामने नहीं है। पर बहरहाल बहुत बढ़िया, भगवान जी से शुरू होकर, और देखिए, भगवत सिंह से शुरू हुआ काव्य पाठ और शिव अवतार तक गया। प्रभु से शुरू हुआ, प्रभु तक है ना। और कोरोना का कहर भगवत जी ने बताया, तो मैं बताऊं आपको, कोरोना का कहर जो है वो भले इतना ना हो जितना कि मीडिया ने फैला रखा है। एक आदमी जो छींक आने से मर गया, एक आदमी, कोरोना का प्रभाव बता रहा हूं, और मीडिया ने जो उसकी चित्रण पेश किया है वो ज्यादा घातक है। मैं चाहूंगा आप लोग म्यूट अपना ओपन कर लें। हवा आती रहेगी तो मुझे भी लगेगा कि मेरी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर, बिल्कुल जोर से आ रही है। बहुत बढ़िया। जिन मित्रों के माइक म्यूट हो गए हैं वो ऑन कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें और अजनबी जी को तो आदत है भीड़ में आवाज जब तक सुनाई नहीं देता तब तक तो भाई साहब जैसे उबासी ले रहे हैं ऐसे ही लेते रहेंगे। बहुत बढ़िया। एक आदमी जो छींक आने से मर गया, एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया। एक आदमी जो छींक आने से मर गया, कई सवाल खड़े कर गया। कुछ लोगों ने कहा कि बेरोजगारी की लहर से मरा है, कुछ ने कहा कोरोना के कहर से मरा है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया ये मीडिया के जहर से मरा है। ये मीडिया के जहर से मरा है। ये मीडिया के जहर। इन दिनों यदि स्वस्थ रहना हो तो आप ये न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। हर चैनल का दावा है ये खबर सनसनीखेज मिलेगी। इसरो विसरो नासा वासा से भी आगे तेज मिलेगी। हिंसा, दंगे, मिर्च, मसाले, इन सबसे लवरेज मिलेगी। कर्म करो तो फल पाओगे, कांड करो कवरेज मिलेगी। कांड करो। तो ये आजकल जो कोरोना का कहर इतना नहीं है जितना मीडिया का है। मुझे तो लग रहा है कि मैंने एक बहुत पहले कविता कही थी, उसमें मैंने कहा था कि मीडिया ही वायरस है। मीडिया का पर्यायवाची शब्द ही वायरस कर दिया जाए, जैसी की स्थितियां चल रही हैं। लेकिन एक पीड़ा जरूर हुई हम में से सभी ने, किसी ना किसी, हम सभी के परिवार में किसी ना किसी की कोई ना कोई क्षति जरूर हुई है इस लहर में। और उस पर एक बहुत मार्मिक कविता छोटी सी मैंने पीछे लिखी थी और आप तक पहुंचे। अप्रैल मई में जो स्थितियां थी अस्पतालों की, वहां से एक रचना आपको देना चाहता हूं। धीरे धीरे मैं भी जुड़ूंगा। स्वागत है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अस्पताल की मैनेजमेंट कमेटी कह रही थी अपने डिफेंस में। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अस्पताल की मैनेजमेंट कमेटी कह रही थी अपने डिफेंस में, ऐसा नहीं कि हम कोरोना में किसी के काम नहीं आए, ऐसा नहीं कि हम कोरोना काल में किसी के काम नहीं आए, ऐसा नहीं कि हम कोरोना काल में किसी के काम नहीं आए। जिन मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी हमने उन्हें जल्दी डिस्चार्ज कर दिया ताकि हमारे अस्पताल पर उनकी मौत का इल्जाम ना आए, ताकि हमारे अस्पताल
इल्जाम ना आए अब डिस्चार्ज होने के बाद वो मरे या जिए, हमने ये आंकड़े इकट्ठे ही नहीं किए। डिस्चार्ज होने के बाद वो मरे या जिए, हमने ये आंकड़े इकट्ठे ही नहीं किए। हमारे पास तो सिर्फ उन लोगों का ब्यौरा धरा है जिन्होंने अस्पताल का पूरा बिल भरा है। बहुत बड़ी। और ये खबर भी मैंने तब सुनी जब मैं अपने अस्पताल का बिल भर रहा था और मेरी आंखों के आगे एक अस्पताल खुद मर रहा था, एक अस्पताल खुद मर रहा था। कोरोना में ये स्थितियां रही हैं। और फिर मैं कहूंगा रविंदर जी, माइक खोलने की इजाजत दे दीजिए, अगर कोई बाध्यता ना हो, है ना। जितने माइक खुलेंगे उतना थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें भी। सर माइक तो खुले हुए हैं। सही कह रहे हो। यहाँ तो इजाजत दीजिए, हाथ भी खोल लेंगे लोग। नहीं, हाथ भी खोलिएगा, वो सबके अपने अपने मायने हैं, कौन क्या कैसे क्या करेगा। और हम उपेंद्र उपाध्याय जी ने बरगद के पेड़ के माध्यम से बड़ी अच्छी कविता पढ़ी और एक बड़ा चिंतन वाला विषय बताया कि हमें भी कटना ही है। और वास्तविकता यही है कि जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, उसपे भी हम साहिबे किरदार हैं। जिंदगी जो बरगद कटे नहीं है ना, उनके अलावा जो फूल पत्ते पेड़ पौधे हैं, उनकी स्थितियां बयान करना चाहता हूं कि जिंदगी के रास्ते दुश्वार हैं, उसपे भी हम साहिबे किरदार हैं। अब दवाओं की जरूरत है इन्हें, पेड़ पौधे आज बीमार हैं। अब दवाओं की जरूरत है इन्हें, पेड़ पौधे आजकल बीमार हैं। और आशु प्रसाद जी, क्योंकि मैं हर बार सबकी कविताएं सुनता हूं, फिर मुझे लगता है कि यार इन सब लोगों ने इन विषयों पे लिखा है, मैंने क्यों नहीं लिखा, तो मुझे अपनी पुरानी पंक्तियां याद आ जाती हैं। इस बहाने भी आपका धन्यवाद देता हूं। बचपन का जमाना आशु प्रसाद जी ने बताया और बहुत सारी बातें की, लेकिन उसमें शायद एक जिक्र ऐसा भी था, तो मुझे पंक्तियां याद आई कि धीरे धीरे अश्क पनपना रहने दे, धीरे धीरे अश्क पनपना रहने दे, रहने दे। अरे खुद को कितना बदलूं मैं, कुछ तो मुझमें मेरा अपना रहने दे, कुछ तो मुझमें मेरा अपना रहने दे। अनिकेत श्रीवास्तव जी, हमारी पहचान हिंदी है, तो वास्तव में हम लोग सब ये संवाद स्थापित कर पा रहे हैं। मिलना जुलना हो या ना हो, आपस में संवाद रहे। मिलना जुलना हो या ना हो, आपस में संवाद रहे। मानव का मिटना तो तय है, मानवता आबाद रहे। मानव का मिटना तो तय है, मानवता आबाद रहे। राजीव पांडे जी, भ्रष्टाचार पर एक मेरी वीडियो क्लिप बड़ी वायरल हुई, जिसमें बताया गया कि धरती के 3 इंजीनियर मरणोपरांत स्वर्ग पहुंचे तो वहां पर दरबान ने रोक लिया, बोले मुझे पता चला तुम तीनों धरती से आए इंजीनियर हो, बताओ स्वर्ग के इस द्वार को ठीक करने में कितनी मरम्मत का खर्चा आएगा। तो पहला इंजीनियर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का था, उसने बताया, बोले इसको ठीक करने में खर्चा आएगा 9,000। दरबान ने पूछा कैसे, बोले 3,000 लेबर कॉस्ट, 3,000 मटेरियल कॉस्ट, 3,000 मेरी शुद्ध कमाई। समझ में आई दरबान भाई। दूसरा इंजीनियर चीन का था, बोला इस द्वार को ठीक करने में खर्चा आएगा 33,000। दरबान ने पूछा कैसे, बोले 11,000 लेबर कॉस्ट, 11,000 माल मसाला और 11,000 मेरा प्रॉफिट। अब तीसरा इंजीनियर भारत का था, उसने एक बार तो दरबान को देखा, फिर एक बार द्वार जो ठीक करना था उसे देखा और दरबान से कहा कि धरती पर ऐसे प्रबंधन कार्य किए हैं मैंने बहुतेरे, धरती पर ऐसे प्रबंधन कार्य किए हैं मैंने बहुतेरे, इस द्वार को ठीक करने में खर्चा आएगा 29,000, जिसमें 10,000 तो तेरे। 10,000 मेरे, बाकी बचे 9,000 तो पाकिस्तानी इंजीनियर को ठेका दे देंगे, ये जाने इसका काम। तो कई बार ये हो जाता है। और आजकल आप देख रहे होंगे, मैं सुबह अखबार पढ़ा था, ये हमारी बदनसीबी कहें या पता नहीं ये कलयुग है या क्या है, या हम कहाँ जी रहे हैं। बड़ा विचित्र स्थिति है जब कोर्ट के जज ये कहते हैं कि भाई हमारी कोई नहीं सुन रहा, तो बड़ी पीड़ा होती है। और ये जो श्रीवास्तव जी ने कविता, ये राजीव पांडे जी ने भ्रष्टाचार की कविता सुनाई, मुझे एक बार कोर्ट में ही जाना पड़ा और वही बात मुझे कहनी थी, लेकिन क्या था कि जजेस के सामने सुनाना था, तो बड़ी हिम्मत की बात थी। तो मैंने कहा कि मुझे पिछले दिनों एक सपना आया
सपने में भारत की एक कोर्ट दिखाई दी जिसमें वकील साहब जज साहब से जिरह कर रहे थे, दलील दे रहे थे कि मिलॉर्ड, कानून की इस किताब के पेज नंबर 15 के अनुसार आपको मेरे मुवक्किल को रिहा कर देना चाहिए। उन्होंने इतनी जोर से बोला, जज साहब को लगा शायद ये कोई नई धारा वारा सुन के पढ़ के आया, मुझे भी नहीं पता हो। बोले, मिलॉर्ड, कानून की इस किताब के पेज नंबर 15 के अनुसार आपको मेरे मुवक्किल को रिहा कर देना चाहिए। जज साहब ने कहा, वकील साहब, कानून की वो किताब मेरे सामने पेश की जाए। जैसे ही किताब पेश की गई, जज साहब ने पेज नंबर 15 खोला, देखा अंदर 2-2 हजार के 10 नोट। उन्होंने कहा, वकील साहब, ऐसे ऐसे 5-6 सबूत और पेश किए जाए। तो ये स्थितियां हैं। शहाबुद्दीन जी, शहाबुद्दीन नाम है या शहाबुद्दीन है, पता नहीं। रविंद्र जी, आप शहाबुद्दीन कह रहे थे, इसमें शहाबुद्दीन लिखा है। लेकिन कुल मिला के कविता उन्होंने हिंदी की पढ़ी। और ये बड़ी विडंबना है कि इन दिनों कुछ लोगों के पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि मुसलमान ने क्या कहा, हिंदू ने क्या कहा। कोई आदमी ये नहीं कहता। आजकल मैं देखता हूं, हम फलानी प्रचारणी के अध्यक्ष हैं, हम फलाने दल के अध्यक्ष हैं। मैंने कोई व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो ये कह दे कि मैं इंसानियत के दल का प्रतिनिधित्व करता हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। कवि होते हैं वो इस भाव को ही देखते हैं। जैसे हमारे पुराने कवियों ने कहा, उसमें बड़ी बातें आती थी कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। हमारे बड़े कवि हुए उर्मिलेश जी, उन्होंने कभी कहा था कि केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, अब रंगों को भी दे दिया है मजहब का नाम। तब किसी कवि ने 2 पंक्तियां बहुत अच्छी जोड़ी। वो ये हुई कि मस्जिद की मीनारें बोली मंदिर के कंगूरों से, मस्जिद की मीनारें बोली मंदिर के कंगूरों से, मुमकिन हो तो वतन बचा लो मजहब के लंगूरों से। मुमकिन हो तो वतन बचा लो के लंगूरों से। और अच्छी लग रही हो तो मुझे भी तालियां वालियां बजा के जरा बताते रहिए, ताकि मैं भी कविता खोज लूं। कविता इसी मुद्दे पे पढ़ना चाहता। रविंद्र जी, आपने कहा हंसी जरूरी है, हंसना भी होगा, लेकिन क्या है कि जो उपलक्ष्य है वो भी पूरा होना चाहिए। हंसने के लिए हमारे पास आज हमारे वटवृक्ष के रूप में बहुत बड़े और आदरणीय महेंद्र अजनबी जी हमें उपलब्ध हुए हैं। कोरोना नहीं होता तो शायद ये भी उपलब्ध नहीं होते, ये भी CSIR की उपलब्ध। कहीं जाए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कविता सुनाना चाहता हूं। कविता हो तो आप निर्णायक मंडल की भूमिका में रहिएगा, जितने भी सुनने वाले हैं, और मुझे बताइएगा कि मैं पास होता हूं कि फेल होता हूं। कि आओ मिलकर खत्म करें हम नफरत के शैतान को, हिंदू मुस्लिम छोड़ बचाने अपने हिंदुस्तान को। खबर मिली है उठा जनाजा हिंदू का, लेकिन अर्थी वाले कंधे मोमिन थे। खबर मिली है उठा जनाजा हिंदू का, लेकिन अर्थी वाले कंधे मोमिन थे। बचपन की बातें करता जुम्मन बोला, याद है तुझको रामू वो भी क्या दिन थे। दोनों के पुरखों ने कायम रखा हिंद की आन को, हमको भी कायम रखना है अपने मुल्क की शान को। जाने किसकी नजर लगी है हम सबकी मुस्कान को, हिंदू मुस्लिम छोड़ बचा लें अपने हिंदुस्तान को। सुनिएगा कि खबर मिली है जला मका एक मुस्लिम का, खबर मिली है एक मुस्लिम का, आग बुझाने थे मगर TRP स्टेप बाय स्टेप। पहले जो 2-3 दिन में पड़ी इस तरह से सबके लिए मीडिया ही मुद्दों से भटकाती है ध्यान को, जहर घोलकर भड़काती है सीधे सादे कान को। आग लगा दो आग लगाने वाले हर सामान को, हिंदू मुस्लिम छोड़ बचा लो अपने हिंदुस्तान को, अपने हिंदुस्तान को, अपने हिंदुस्तान को। हमारा काम यही है साहब कि हमें मुल्क बचाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बोले दीपक जी आप किस पार्टी से संबंध रखते हैं। मैंने कहा मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं। और फिर पूछते हैं नहीं आपकी विचारधारा क्या है। मेरी विचारधारा वही है जो एक शुद्ध कवि की होनी चाहिए, जो एक ईमानदार आदमी की होनी चाहिए। रविंद्र जी स्वागत। सुनिए, ना तो मैं भाजपाई हूं ना कांग्रेस का अनुयायी हूं। महेंद्र भाई सुनना, ना तो मैं भाजपाई हूं ना कांग्रेस का अनुयायी हूं, ना सपा से हूं ना बसपा से हूं, ना ही हूं आपसे।
ना ही निर्दलीय खाप से। ना ही हूं आपसे, ना ही निर्दलीय खाप से। कुल मिलाकर किसी भी राजनीतिक दल से मेरा कोई संबंध नहीं है, किसी भी नेता से कोई अनुबंध नहीं है। मैं तो कवियों की परंपरा का संवाहक हूं। मैं तो कवियों की परंपरा का संवाहक हूं, साहित्य के आकाश में उड़ने वाला शावक हूं, या कहूं कि काव्य की धरा पर एक छोटा सा धावक हूं। जो कुछ भी देखता हूं वर्तमान परिवेश में, या जो कुछ घटित होता है मेरे देश में, उसे कविताओं में ढालता हूं। हाँ साहब, मैं कविता सुनाकर पेट पालता हूं। हाँ साहब, क्या मैं बात है, कविता वाह वाह वाह। पाता हूं। हास्य व्यंग के लिए सभी दृश्यों पर दृष्टि डालता हूं। आक्रोश में लिखना हो तो अपना लहू उबालता हूं। गीत गजल कहने के लिए खुद को आत्मा की छलनी से छानता हूं। तब कहीं जाकर आकार दे पाता हूं भावों को, दिशा दे पाता हूं शब्दों की नावों को, क्योंकि मैंने जिया है अभावों को। क्योंकि मैंने जिया है अभावों को, इसलिए सही गलत को पहचानता हूं। और ये मानता हूं कि जो सच्चा कवि है वो फकीरी मस्ती में रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कोई क्या कहता है। कहने वाले तो कुछ भी इल्जाम लगाते हैं, पर अल्लड़ कवि फक्कड़पन में भी मुस्कुराते हैं। सभी को ये बताते हैं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, फूल से खिलखिलाते रहो, दीपक बनो, जगमगाते रहो। दीपक बनो, जगमगाते रहो। जगमगाते रहो तो जगमगाना ही है, पर ज्यादा ही गंभीर कर दिया मुझे लग रहा है, ज्यादा गंभीर कर दिया ऐसा लग रहा है मुझे। मैं चाहूंगा थोड़ी सी देर हम महेंद्र अजनबी को सुने, फिर हम दोबारा जुड़ते हैं, और इसी कड़ी में मैं अभी दोबारा पेश होता हूं आपके सामने। तब तक महेंद्र जी से कुछ। महेंद्र जी स्वागत है। मैं सभी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, जितने प्रतियोगी जिन्होंने काव्य पाठ में हिस्सा लिया और स्वरचित कविताएं सुनाई, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लगभग मेरे हिसाब से सभी ने एक, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कौन किससे 20 रहा, कौन किससे 19 रहा। मेरे हिसाब से तो सबने ऐसा काव्य पाठ किया है। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। निर्णय तो जो भी होगा वो मैं और दीपक जी बाद में कर लेंगे। आदरणीय रविंद्र जी और आदरणीय जितने भी यहाँ पर उपस्थित है सभी को प्रणाम करते हुए, बस मैं ये जो मेरे पास ये आपका परफॉर्मा आया हुआ था जिसमें निर्णय लेने के की 4 वो दिखाई गई थी, जिसमें उच्चारण, भाषा की शुद्धता, हाव भाव, आत्मविश्वास और इन सब के कुल मिला के अंक जितने भी थे वो हमने दिए हैं। बस यह है कि हाव भाव हमें ऑनलाइन के होने के कारण उस हिसाब से दिखाई नहीं दे रहे, तो हो सकता है कि किसी निर्णय में कोई थोड़ा बहुत त्रुटि हो सकती है। उसके लिए हम पहले ही आपसे माफी मांग लेते हैं, क्योंकि हाव भाव देखना इस मोबाइल के उसमें नहीं पता चल पाता है एकदम से, हमें ये नहीं पता बस। हाँ, कुछ ऐसा मुझे लगा। और बहुत बढ़िया कविताएं भाई दीपक गुप्ता जी ने अभी पढ़ी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनका। पिछले दोस्तों 2 साल, अब दूसरा साल चल रहा है कोरोना महामारी से पूरी दुनिया को जूझते हुए, मैं 2 पंक्तियां कोरोना को लानत देते हुए पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। और किसी को लानत देते हुए अगर कुछ पढ़ा जाता है तो उसे कहते हैं कसीदा पढ़ना। मैं कोरोना के नाम एक कसीदा पढ़ रहा हूँ। 2 पंक्तियां हैं। ऐ कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, ऐ कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, पूरा 1.5 साल गुजार दिया निक्कर और बनियान में। बढ़िया। और ऑनलाइन आने पर ही कुर्ता या कमीज पहनते हो। ये तो ऑनलाइन का फायदा है, यहाँ पता नहीं चल रहा कि नीचे क्या, मतलब निक्कर पहने बैठे हैं या क्या कर रखा है। लेकिन जो है ये ऑनलाइन के भी हमें अलग अलग तरह के अनुभव हो चुके हैं। और एक तो ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम सामने से कोई हमें हूट नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। हमें पता भी नहीं चलेगा
कोई हूट करना चाहे तो कर भी नहीं सकता। और ये भी बताऊं भाई साहब कि ऑफलाइन में यदि हूट होते तो कम से कम एक जोड़ी जूते तो खरीदने नहीं पड़ते, वो मिल जाते। नहीं वो तो मुझे पता नहीं कल मैं मुझे लगता है वो तो खैर तुम्हारे और हमारे पास जो वही जूते रखे हुए हैं, अब तो वो भी घिसने के लिए आ गए हैं। अब नए कार्यक्रम शुरू होंगे तो होगा कुछ ना कुछ। एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। पहले तो आप सबसे निवेदन करता हूं मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। बजी ये तालियां इसलिए बजवा रहा हूं क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। और ऑनलाइन कार्यक्रम में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप लोग, मैं आदरणीय रविंद्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, इतने मन से उन्होंने ये कार्यक्रम जुटाया है। हम तो हास्य रस के कवि, हास्य हमें चलते फिरते कहीं से भी मिल जाता, हम कोशिश करते हैं। आज जैसी स्थिति दुनिया की हो गई है उसमें किसी तरह से हंसी बांटने की कोशिश करते हैं, वरना कहीं कहीं तो भाई साहब हमें ऐसे उखाड़ने वाले श्रोता मिलते हैं। कभी अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद मिल जाते हैं दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। यहीं दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से खड़ा हुआ बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। तो हो जाता है भाई साहब को। हमारे एक गीतकार गीत पढ़ने खड़े हुए, हरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। कभी पब्लिक में से खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीजें बेच दोगे। और अभी तो आदरणीय रविंद्र जी, मैं पिछले दिनों जेल में गया। आप लोग इसका गलत अर्थ ना निकालें। हाँ, कवि सम्मेलन था। आजकल बड़े बड़े लोग जेल जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी श्रेणी उच्च है। नहीं, वहाँ कवि सम्मेलन था और जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था, और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बहुत बोले अच्छे। इसलिए सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे वहाँ सारे कैदी बैठे हुए थे। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हमें तो ऐसी जगह जाकर के भी कविताएं पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी आपने इतने मन से सुन रहे हैं। एक कविता विशेष आपको सुनाना चाहता हूँ। पिछले दिनों रविंद्र जी, मुझे एक बहुत भयंकर किस्म की बीमारी लग गई। देखिए, कवि जो है, कवि बहुत संवेदनशील होता है। उसे लोग ठीक से सुने तो उसे अच्छा लगता है, अच्छा ठीक से नहीं सुने, साथ में ऊट कर दें भाई साहब, उसे बहुत बुरा लगता है। उसके दिल पे असर पड़ सकता है, उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, एक जगह मेरे साथ ऐसा हो चुका। पब्लिक ने एक जगह मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया, सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ा, मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। दीपक भाई, मैं अभी कुछ कह रहा था क्या? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी बीमारी का जिक्र था। जब मुझे भूलने की बीमारी लगी, तब मैंने एक कविता लिखी, बिल्कुल अलग तरह की कविता है और शुद्ध हास्य रस की कविता है, आप सभी को समर्पित करता हूँ। और जैसी स्थिति में दुनिया आज की तारीख में जी रही है, उसमें अगर हास्य की कुछ पंक्तियां निकल आती हैं तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि आप लोगों को हंसाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। मैं भी और दीपक भाई हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने अच्छे और इतने श्रेष्ठ, हालांकि मेरा छोटा भाई है लेकिन इतना श्रेष्ठ संचालक भी है वो, और श्रेष्ठ कवि भी है, और तो उससे भी अच्छी बात है कि वो उतना ही अच्छा व्यक्ति भी है। मैं उसको नमन करना चाहता हूँ और कविता आपके सामने प्रस्तुत की। एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूँ। हालत इतनी खराब है, जहां भी पंडाल लगा दिखता है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूँ। हालत इतनी खराब है, जहां भी पंडाल लगा दिखता है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूँ।
कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफी मांगी। मैंने कहा माफ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। बात हो गई है काबिले गौर की, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल कर पढ़ना शुरू किया। 5 किलो आटा, आधा किलो नमक डाटा, 6 लाइफ बॉय, 250 ग्राम चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया करके आए, बोले हद हो गई है, डिसिप्लिन के अनुशासन की, कविता सुना रहे या लिस्ट अपने घर के राशन की। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाया जाओ, और इस पंक्ति पर आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाया जाओ, वाह वाह, इरशाद इरशाद, घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे यार। बढ़िया। वैसे मियां आप किस फरेब में है, ऐसी है कि कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था, ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद एक बात तो और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था, मैं बढ़िया सेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूकू करता रहता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उस वक्त बुलाती है, धूम मिलाते हुए मैं पहुंच जाता हूँ। कुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे, मुझे यही पता नहीं लग पा रहा भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दोस्तों भूलने का आलम ये है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए। और दोस्तों बहुत नई बात कहने जा रहा हूँ, आप सभी की तालियां चाहता हूँ। चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए, और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। बहुत अच्छे। पत्नी बोली एक बार मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पटके कुत्तार पर लटक गया, टूट गई टांग। डॉक्टर आया, प्लस्तर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया, टूटी दाई टांग थी, प्लस्तर माई पर चढ़ा दिया। बहुत अच्छे। और दोस्तों भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूँ। मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल ही। लेकिन दोस्तों मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। लेकिन मित्रों कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये यहाँ भी बैठे हुए सारे कवि, आप और हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, हम भूल गए हैं। मैं वाकई में भूलने वाली कविता थी तो भूल ही रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये लेकिन मैं ऑनलाइन का एक ये भी कविता मामला। मित्रों एक कविता और आपको सुनाना चाहता हूँ। इन दिनों पिछले दिनों मुझे एक ऐसे दृश्य आपने बहुत देखे हैं जिन्होंने हमें विचलित किया है पिछले दिनों। और विशेषकर जब पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था और उसके बाद जो हमारे मजदूर, लाखों करोड़ों मजदूर भाइयों ने जिस तरह से पलायन किया,
वो समय के दृश्य जो मुझे भीतर तक कचोट गए। मैंने एक कविता लिखी और वो मेरे मन की कविता है। दीपक भाई मुझे ध्यान नहीं आ रहा आपने सुनी या नहीं सुनी, लेकिन मैं दीपक जिस कविता को जीता है उसको समर्पित करते हुए मैं ये कविता सुनाना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। कविता का शीर्षक है देखो देखो वह जा रहा है। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो, वह जा रहा है। कोरोना का नहीं उसे कोई भय, मन में उसके नहीं कोई संशय। कदमों की देखो देखो उसकी लय, होकर चला चला वो है। पोटली में स्वाभिमान, कंधों पर बच्चों को बिठाकर, अंगोछे का मास्क बनाकर। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो वह जा रहा है। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो वह जा रहा है। रोजी छूटी छूट गया काम, जेब में नहीं बचे थे दाम। नहीं पता क्या महामारी है, उससे बड़ी उसकी लाचारी है। इस शहर में हमेशा फुटपाथ देखा, ढूंढने चला वह अपनी लक्ष्मण रेखा। उसको भरोसा था अपने हाथों पर, जो शहर ने तोड़ दिया। अब उसे भरोसा है अपने पैरों पर, इसलिए वो पैदल ही जा रहा है। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो वह जा रहा है। वह जा रहा है साइकिल रिक्शे से, वह जा रहा है माल ढोते ट्रकों से, वह जा रहा है मालगाड़ी से, वह जा रहा है टैंकर के भीतर बैठकर, वह जा रहा है कंटेनर से। फिर भी कोई नहीं ले जा रहा है, तो पैदल ही जा रहा है। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो वह जा रहा है। उसके सोशल डिस्टेंस का पैमाना बहुत बड़ा है, और आप सभी का ध्यान चाहता हूँ इन पंक्तियों पर। उसके सोशल डिस्टेंस का पैमाना बहुत बड़ा है, वह आपसे 1 मीटर की दूरी पर नहीं, मीलों मील दूर खड़ा है। सुनकर लाया था वह यहाँ अनगिनत सपने, पर यह शहर वाले कब हुए उसके अपने। आंखों में घर की प्यास लेकर, अपनों से मिलने की आस लेकर, सूनी डगर पे चलता जाता, नगर छोड़ चला नगर निर्माता। सूनी डगर पे चलता जाता, नगर छोड़ चला नगर निर्माता। वह चला जाएगा दुष्कार खाता हुआ, वह चला जाएगा यूं ही मार खाता हुआ, कीटनाशक की बौछार पाता हुआ। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो वह जा रहा है। वह पहुंच गया है बॉर्डर पर, वह पहुंच गया है बरेली, वह पहुंच गया है चंदौली। वह चला जाएगा अपने पीपल की छांव में, वह चला जाएगा अपने के बीच, ताकि उनके साथ जी भर के जी सके, या फिर कुछ ऐसा कर सके कि अगर जी भी नहीं पाया तो जी भर के मर सके। देखो देखो वह जा रहा है, उसे रोक लो वह जा रहा है। अभी दोबारा जुड़ेंगे महेंद्र भाई हमारे साथ, बहुत अच्छी रचना है। और मैं सभी को बताऊं रविंद्र भाई, आप उम्मीद करते हैं हंसाने मुस्कुराने की, और ये मानिए कि हंसाना मुस्कुराना आमने सामने ज्यादा बेहतर लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हंसाने वाले कवि को लोग बहुत संजीदगी से नहीं लेते, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे कठिन विषय होता है, सबसे संजीदा विषय होता है हास्य और व्यंग। और बहुत बढ़िया आपने रचना सुनाई महेंद्र भाई। और हकीकत यही है, न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, न जाने। और आपने मजदूर का जिक्र किया, रविंद्र जी आपके लिए विशेष सुनिएगा, आवाज आ रही हो तो आवा बताइए। स्वागत है, स्वागत। मजदूरों का जिक्र करके महेंद्र भाई ने एक बहुत मार्मिक कविता सुनाई है, उसका दर्द दिखाया कि जो वास्तविकता थी, और कवि जो देखता है वही लिखता है, जो भोगता है वही लिखता है। मुझे किसी का बहुत अच्छा कहा हुआ याद आता है कि तसव्वुर में कभी जब ताज की जीनत दिखाई दे, तसव्वुर में कभी जब ताज की जीनत दिखाई दे, जरूरी है कटे हाथों की भी मेहनत दिखाई दे। तसव्वुर में कभी जब ताज की जीनत दिखाई दे, जरूरी है कटे हाथों की भी मेहनत दिखाई दे। और एक मिडिल क्लास, उसको क्या कहते हैं कि अजब सा द्वंद्व है इन मध्यवर्गीय चेतनाओं में, अजब सा द्वंद्व है इन मध्यवर्गीय चेतनाओं में। कभी रोटी दिखाई दे, कभी इज्जत दिखाई दे, कभी रोटी दिखाई दे, कभी 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 इज्जत दिखाई दे। तो साहब हकीकत यही है कि आदमी है स्वास्थ्य का मारा लिखा है, आदमी है स्वास्थ्य का मारा लिखा है।
और प्रदूषण से सदा हारा, लिखा है प्लास्टिक इस शहर में है बैन यारो, प्लास्टिक के फ्लेक्स पर नारा लिखा है, प्लास्टिक के फ्लेक्स पर नारा लिखा है। तो साहब और बेहतर ढूंढते हैं, और बेहतर ढूंढते हैं, आओ खुद को खुद के भीतर ढूंढते हैं, और बेहतर ढूंढते हैं, आओ खुद को खुद के भीतर ढूंढते हैं, जिंदगी जिस पर लिखा है आओ हम तुम सिर्फ वो ही मील पत्थर ढूंढते हैं, सिर्फ वो ही मील पत्थर ढूंढ रहे हैं। जेल का जिक्र किया भाई साहब आपने, कई लोग, अच्छा मैं भी पिछले दिनों गया था जेल में, और जेल में तो मैंने बड़ा अजब सा एक किस्सा देखा। अच्छा कई लोग ये जो कहते हैं ना जी रविंद्र भाई, मेरी CSIR के डायरेक्टर से जान पहचान है, मेरी मिनिस्टर से जान पहचान है, मेरी उससे, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ ये ज्यादा जान पहचान भी मरवा देती है, ज्यादा हवा में मत उड़ना जान पहचान से। मैं गया तिहाड़, तो वहां पे वो एक सिपाही कह रहा था कैदी को, बोले नहा धो के तैयार हो जा, तेरी फांसी का टाइम हो रहा है। तो कैदी बेचारा चौंका, बोले महाराज मेरी तो फांसी 2 महीने बाद है। बोले नहीं जेलर साहब कह रहे हैं मेरे गांव का आदमी है, इसका काम पहले करो। कई बार होता। अच्छा ये तो छोड़ो साहब, ये क्या है, कई बार आपको भूलने की बीमारी है, कईयों को तो बिना चश्मा लगा के पढ़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। मैं अपनी प्रेमिका को प्यार लिखता रहा और वो प्यार समझती रही, बस एक शब्द ने मेरी मोहब्बत का सलाद बना दिया। कई बार ये दिक्कतें हो जाती है भाई साहब, लेकिन क्या है वो, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ थोड़ी कोशिश कि अपना भी जो बहुत दिनों से कुछ पढ़ा नहीं है उसमें थोड़ी सी रवानी आ जाए, थोड़ी सी याददाश्त हमारी भी लौटे। जो मुझे याद है वो एक फौजी की शादी हुई, शादी होते ही अगले दिन ही निकल गया वो सरहद पर। तो सास को अपनी बेटी की शक्ल देख के बड़ा अजीबोगरीब एहसास से हुए, तो उसने फौजी को तुरंत चिट्ठी लिखी, बोले तू एक ही दिन हुआ नहीं मेरी लड़की को ऐसी छोड़ गया दुखी सा। तो बोले बेटा छुट्टी लेके घर आ जा। फौजी हरियाणा का था, उसने सास को एक चिट्ठी वापस भेजी जवाब में, और साथ में भेजा एक हथगोला, बोला सासू इस हथगोले की पिन खोल दियो, 13 दिन की छुट्टी मंजूर हो जाएगी। बहुत बढ़िया है ना। अच्छा इधर वो तालिबान कह रहा जी हमें मान्यता दो, हमें मान्यता दो, हमें मान्यता दो। संजय दत्त नाराज हो रखा है, कह रहा है मान्यता मेरी पत्नी है मैं कैसे दे दूं। बहुत बढ़िया है ना। अच्छा मेरी पत्नी का फोन आया पिछले दिनों, देखिए सरकारी उसमें एक तंज करता हूँ इशारों में, समझिएगा प्रोटोकॉल है लेकिन समझिएगा। मेरी पत्नी का फोन आया तो बोली जी सरकारी कागज आए हैं लेकिन मुझे नकली लग रहे हैं। मैंने कहा क्यों भाई तुझे सरकारी कागज नकली क्यों लग रहे हैं? बोले इसमें प्रधान सेवक की तस्वीर नहीं छपी इसलिए। बहुत बढ़िया तो कई बार यही होता। अच्छा मैं बताऊं आपको, मैं तो फरीदाबाद रहता हूं, हरियाणा में हूं। वो बात अलग है कि बताना बंद कर रखा है आजकल, क्योंकि हमारे यहाँ के बाबा जब से पकड़े जाने लगे तब से हरियाणा के आदमी को आदमी देखता ही ऐसी उसी नजर से है। अच्छा बाबा भी ऐसे चमत्कार करते हैं, कृपा करते हैं, कृपा बरसाते हैं, पता नहीं कहां से बरसे। कई बार कृपा बड़ी अजीबोगरीब तरह से भी बरस जाती है। मुझे याद है वो एक बाबा ने समागम लगाया, समागम समझते होंगे आप, दिल्ली के आसपास बुराड़ी के आसपास बहुत सारे पंडाल देखे होंगे कभी आते जाते। बड़े सारे भक्त होते हैं, बड़ा एक बाबा जी होते हैं, लाव लश्कर होता है, और वहां भक्त बाबा का गुणगान कर रहे होते हैं ताकि और भक्तों तक बात पहुंचे और वो जुड़े। अब वो एक भक्त आया, आते ही चीखता हुआ बोले बाबा कृपा हो गई, बाबा कृपा हो गई, बाबा कृपा हो गई। तो बाबा को लगा हो सकता है मेरा कोई बीज मंत्र गलती से काम कर गया हो। बोले बताओ क्या कृपा हुई? बोले बताओ क्या कृपा हुई? बोले बाबा 4 महीने पहले मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, आज आपके समागम में आया तो बाहर पार्किंग में खड़ी मिली। बहुत बढ़िया। तो कई बार ये होता है। अच्छा लोग कह रहे हैं जी फलानी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी। मैं तो कहता हूं इस देश में केवल 2 ही पार्टी होनी चाहिए। अगर आप सहमत हो तो बताइएगा। इस देश में केवल 2 ही पार्टी होनी चाहिए, एक शनिवार शाम की और एक रविवार की। बाकी किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है, किसी पार्टी का। अच्छा मेरा एक दोस्त था साहब, बहुत पढ़ाई करता था। मैंने कहा भाई किस लिए कर रहा है? बोले भैया तुम नहीं समझोगे, सरकारी नौकरी करनी है। मैंने कहा फिर क्या करेगा? बोले एक बार लग जाए फिर तो करना ही कुछ नहीं।
तो क्या है, देखिए, सरकारी बैंक के कर्मचारी इतने व्यस्त रहते हैं कि अस्त व्यस्त रहते हैं। सरकारी बैंक के कर्मचारी इतने व्यस्त रहिए, आज सुबह ही कविता लिखी है, सरकारी बैंक के कर्मचारी इतने व्यस्त रहते हैं कि अस्त व्यस्त रहते हैं। कई तो इतना इतराते हैं कि ग्राहक से बात करने के लिए गर्दन भी नहीं उठाते। कई तो इतना इतराते हैं कि ग्राहक से बात करने के लिए गर्दन भी नहीं उठाते हैं। आलम यह है कि एक बैंक कर्मचारी अपनी पत्नी से लड़कर बैंक आया, पीछे पीछे उसकी पत्नी माया उसकी सीट पर आई और बोली, सॉरी डार्लिंग, माफ मेरी खता करो, सॉरी डार्लिंग, माफ मेरी खता करो, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? पति बोला, काउंटर नंबर 4 पर पता करो। तो कई बार ये स्थितियां हो जाती हैं। अच्छा, एक तो क्या है, अब ये हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं साहब, व्हाट्सएप फेसबुक के अलावा ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है बच्चों की। अच्छा, ये जो मोबाइल फोन आए हैं एंड्रॉइड, इनसे बुजुर्ग भी अछूते नहीं है। रविंदर जी, मुझे तो याद है एक दोस्त मुझसे कह रहा था, बोले ये जो व्हाट्सएप है ये हमें बहुत आगे ले जाएगा, व्हाट्सएप हमें बहुत आगे ले जाएगा। मैंने कहा, भाई आप किस आधार पे कह सकते हो ये व्हाट्सएप हमें बहुत आगे ले जाएगा? बोले, भाई साहब देख लो, मुझे राजीव चौक उतरना था, वजीरपुर डिपो आ लिया। और महेंद्र भाई, मैं तो आज मंदिर नहीं जा सका, तो मैंने सोचा अपनी माँ के पांव दबा लूंगा। आज मैं मंदिर नहीं जा सका तो मैंने सोचा अपनी माँ के पांव दबा लूंगा, कुछ पुण्य घर पर ही कमा लूंगा। ऐसे हैं मेरे जज्बात। जैसे ही पांव दबाने लगा, माँ ने मारी मुझे लात, बोली, या तो अपना मोबाइल ही चला ले या फिर ठीक से पांव दबा ले। बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे मानी बदल गए साहब। कोरोना में शॉपिंग मॉल की दुकान के बाहर खड़ी महिला कस्टमर के माथे पर रखी सिक्योरिटी गार्ड ने टेम्परेचर मशीन। शॉपिंग मॉल की दुकान के बाहर खड़ी महिला कस्टमर के माथे पर सिक्योरिटी गार्ड ने रखी टेम्परेचर मशीन, नापने की मशीन। बोला, ए हसीन, यू आर सो हॉट, ए हसीन, यू आर सो हॉट। महिला भी बोली ऑन द स्पॉट, आपने मुझे कहा हॉट, आपका आभार है। बोला, हॉट का मतलब तुझे 103 बुखार है। कई बार ये हो जाता है, लेकिन साहब कोई दिक्कत नहीं। हम तो वो लोग हैं जो बहुत विषम परिस्थितियों में से भी, नकारात्मक परिस्थितियों में से भी सकारात्मकता खोज लेते हैं, हंसी खोजते हैं। मुझे याद है अभी कोरोना में मेरे पड़ोस में एक मौत हुई तो मैं भी गया पड़ोसी की जिम्मेदारी निभाता हुआ। मुझे लगा कि भाई वो जो शमशान घाट में लकड़ियां दे रहा है वो बहुत महंगी है। मेरे मुंह से महेंद्र भाई अनायास निकल गया, मैंने कहा ठीक ठीक लगा ले, हम तो हर हफ्ते आते हैं। बढ़िया। तो कई बार ये है। अभी वो एक हमारे मित्र ने शिक्षक दिवस पे भी कविता सुनाई थी। मुझे शिक्षक दिवस पे बात याद आई कि शिक्षक दिवस पर शिष्य ने गुरु को मिलाया फोन। शिक्षक दिवस पर शिष्य ने गुरु को मिलाया फोन, आदर सहित बोला कि आचार्य श्री गुरु द्रोण, चोरी डकैती के केस में जेल में हूं, बंद प्रदेश में। आदर सहित बोला, हे आचार्य श्री गुरु द्रोण, चोरी डकैती के केस में बंद हूं प्रदेश में, कहीं आ जा नहीं सकता हूं, पर आज शिक्षक दिवस है, आप कहें तो व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस पर क्या आपकी फोटो लगा सकता हूं? तभी गुरु ने कहा, नहीं, ये कदम बिल्कुल मत उठाना, भूलकर भी अपने स्टेटस पर मेरी फोटो मत लगाना, वरना अनर्थ हो जाएगा, वरना अनर्थ हो जाएगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी से ये दाग जाएंगे। अगर सबको ये पता चल गया ना कि तुम मेरे शिष्य हो, तो बचे खुचे भी ये भाग जाएंगे, बचे खुचे भी भाग जाएंगे। और एक हकीकत और पेश करता हूं, ये सारी इसी समय की ताजा कविताएं रविंद्र जी, पुरानी रचनाएं में जान के नहीं सुना रहा हूं, सब लोग सुन चुके। 17 साल 18-20 साल हो गए आपके यहाँ आते आते। नई चीज ये है कि प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, तेरे लिए दिल तो क्या जान भी दे दूंगा। प्रेमी ने प्रेमिका से कहा,
तेरे लिए दिल तो क्या जान भी दे दूंगा, कार स्कूटी मकान भी दे दूंगा। प्रेमिका बोली, कार स्कूटी मकान भी दे दूंगा, तुझे अपना जहान भी दे दूंगा। प्रेमिका बोली, फिलहाल तो 500 रुपए दे दे डियर। प्रेमिका बोली, फिलहाल तो 500 रुपए दे दे डियर, तेरे लिए पौवा लूंगी, अपने लिए बियर। फिर करूंगी तेरे इजहार पर चर्चा, बहुत महंगा पड़ेगा मेरे प्यार का खर्चा। प्रेमी भी था देसी, बोला बात कर दी कैसी, देख मेरा दिल दिल नहीं किला है, देख मेरा दिल दिल नहीं किला है, कल ही मेरे बाप को खेतों का मुआवजा मिला है। मेरा दिल दिल नहीं किला है, कल ही मेरे बाप को खेतों का मुआवजा मिला है, अब तो मना ले जश्न। तभी प्रेमिका ने किया प्रश्न, अपनी गृहस्थी भी क्या मुआवजे से ही चलाएगा या खुद भी कुछ कमाएगा। ये बात प्रेमी को भीतर तक कुरेद गई, उसके अंतर मन को भेद गई। उसी दिन से प्रेमी अपनी सोच और मेहनत से बड़ा होने की कोशिश कर रहा है। पुश्तैनी दौलत को दरकिनार कर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पुश्तैनी दौलत को दरकिनार कर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो मुआवजे के भरोसे पल रहे प्रेमियों, तो मुआवजे के भरोसे पल रहे प्रेमियों, तुम भी अपनी मेहनत के बल पर बड़ा होने की कोशिश करो। पुश्तैनी दौलत के अलावा खुद अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करो, खुद अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करो, खुद अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करो। और एक लास्ट कविता सुना के फिर हम हास्य से इस कार्यक्रम को विराम देंगे महेंद्र भाई के साथ। लेकिन एक कविता रिश्तों पर पढ़ी थी और मैं एक कविता ऐसी पढ़ना चाहता हूं जो शायद आपको याद रह जाए। मेरी तरफ से आज की इस कार्यक्रम की मेरी अंतिम वानगी है, उसके बाद महेंद्र जी से हास्य कविता से हम विराम देंगे इस कार्यक्रम को। कि रिश्ते भी आजकल, एक कहानी पढ़ी होगी आप सभी ने बचपन में, थर्स्टी क्रो, संभवतः सभी ने पढ़ी होगी। रिश्ते भी आजकल यूज एंड थ्रो की तरह हो गए हैं, रिश्ते भी आजकल यूज एंड थ्रो की तरह हो गए हैं और लोग थर्स्टी क्रो की तरह हो गए हैं। रिश्ते भी आजकल यूज एंड थ्रो की तरह हो गए हैं और लोग थर्स्टी क्रो की तरह हो गए हैं। हमें जब प्यास लगती है तो हम रिश्तों के कुओं में स्वार्थ के पत्थर डालते हैं। हमें जब प्यास लगती है तो हम रिश्तों के कुओं में स्वार्थ के पत्थर डालते हैं और जब पेट भरा हो तो दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। सोचता हूं आज के हालात कितने बदतर हो गए हैं, संवेदनाएं मर चुकी, आदमी पत्थर हो गए। संवेदनाएं मर चुकी, वो पंक्ति याद आ गई मुझे कि न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं और किसी का भी बुरा करने से पहले ये समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं, कि हम हर पल खुदा के, क्योंकि हो सकता है ये जूम, हो सकता है ये टीम, हो सकता है ये सारे डिजिटल जो चीजें हैं ये एक बार को बंद हो सकते हैं, देर सवेर हो सकती है, लेकिन खुदा का कैमरा 24 घंटे ऑन वाले मोड पर रहता है। तो साहब थर्स्टी क्रो हो गए हैं, हमें जब प्यास लगती है तो हम रिश्तों के कुओं में स्वार्थ के पत्थर डालते हैं और जब हमारा पेट भरा हो तो दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं। सोचता हूं आज के हालात कितने बदतर हो गए हैं, संवेदनाएं मर चुकी, आदमी पत्थर हो गए हैं। हालांकि पत्थरों में भी जान होती है, कविता सुनिएगा, कि हालांकि पत्थरों में भी जान होती है, उनकी भी पहचान होती है। एक पत्थर होता है मील का जो दिखाता है रास्ता, एक पत्थर होता है मील का जो दिखाता है रास्ता, एक पत्थर होता है बुतनुमा जिसके प्रति होती है आस्था, एक पत्थर वो जिसे मजदूर अपना तकिया बनाता है और एक पत्थर वो जो अमीरों के पैरों के नीचे पड़ा पड़ा अपनी किस्मत पर आंसू बहाता है, अपनी किस्मत पर आंसू बहाता है। कुछ पत्थर होते हैं चट्टान जो लहरों का प्रबल वेग झेलते हैं और कुछ पत्थर वो जिनसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कुछ पत्थर वो जिनसे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। एक पत्थर होता है नींव का जिस पर आदमी अपने सपनों के महल खड़े करता है और एक पत्थर वो जिस पर कलाकार अपनी कला को गढ़ता है, एक पत्थर वो जिस पर कलाकार अपनी कला को गढ़ता है। और सुनिएगा कि सुना है पुराने जमाने में आदमी, देखिए शब्दों का खेल और कविता, सुना है पुराने जमाने में आदमी आग जलाने के लिए पत्थर का उपयोग करता था। सुना है
पुराने जमाने में आदमी आग जलाने के लिए पत्थर का उपयोग करता था और अब आग भड़काने के लिए पत्थर का प्रयोग करता है। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। सुना है पुराने जमाने में आदमी आग जलाने के लिए पत्थर का उपयोग करता था और अब आग भड़काने के लिए पत्थर का प्रयोग करता है। तो आओ पत्थरों की इस दुनिया में हम भी एक पत्थर बने, पर हमें जब कोई रगड़े तो हम आग बनकर जले मगर बुझे हुए चूल्हों में। हम आग बनकर जले मगर बुझे हुए चूल्हों में, इंसानियत की बुझती हुई मशालों में और इतिहास में एक मील पत्थर बनकर गड़े। हे ईश्वर, यही कामना है, कभी भी किसी की अक्ल पर पत्थर ना पड़े, किसी की अक्ल पर पत्थर ना पड़े, किसी की अक्ल पर पत्थर ना पड़े। और आइए हम हास्य की धारा के लिए फिर महेंद्र भाई की ओर चलते हैं। बहुत बहुत बढ़िया दीपक भाई, बहुत अच्छी रचनाएं आपने पढ़ी। तो मैं ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, बहुत कम समय लूंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से श्रोता मिले हैं, तो उन पर ये नहीं कि इकट्ठा पूरा अत्याचार किया जाए। बहुत बढ़िया। एक श्रोता तो ऑनलाइन भी किताब पढ़ा था, इतनी गंभीरता से मुझे पूछना पड़ा। मैंने कहा भाई तुम निंद्रा में हो या कुंद्रा में हो? बहुत बढ़िया, बता देते राजकुंद्रा में। जी भाई स्वागत। हम लोगों को हाथ से कहाँ से मिलता। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कभी कभी अखबार की हेडलाइन, पूरा टाइम नहीं होता, अखबार की हेडलाइन पढ़ी और अखबार एक तरफ रख दी। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता बैठा। अभी पिछले दिनों एक अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण। अच्छा, कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बड़ी मजेदार खबर लगी। एक महिला खिलाड़ी का अपहरण और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था, हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अकेली खबर आपको हंसा गई। अच्छा, ज्यादा जल्दबाजी में हूँ, दो खबरों को, दो समाचारों को मिलाकर पढ़ ले तो भी एक नई बात निकल के आती है। मुझे ध्यान है, पिछले दिनों अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी कि कई नेताओं को एयर इंडिया के खाने से शिकायत। दीपक भाई, इस खबर में कोई ऐसी खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में एक बड़ी मजेदार खबर छपी हुई। दोनों का मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा कि कई नेताओं को एयर इंडिया के खाने से शिकायत, भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने किए। एक नया प्रयोग इसमें मैंने भी किया। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा रेलों में, बसों में, ट्रकों पे तरह तरह के वाक्य लिखे रहते हैं। सड़क के किनारे तरह तरह के वाक्य लिखे रहते हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात, एक नई बात निकल करके आएगी। इसी को हास्य कहते हैं। आप तक पहुंचा रहा हूँ। हम अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई। बहुत बढ़िया बात मिली, बहुत आपको पसंद आए तो तालियां बजाना। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। बहुत अच्छे। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए। ठहरिए, आगे खतरनाक मोड़ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगले जोड़े पर तो फिर आपकी तालियां चाहता हूं मित्रों। 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे। आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। बहुत अच्छे। और बिल्कुल पिछले दिनों की बिल्कुल सच्ची खबर है जी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। वो 3 दिन तक ठहरेंगे। बारीक बात आप तक पहुंचे तो फिर तालियां चाहता हूँ। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिले।
और बिल्कुल सच्ची घटना, पिछले 1-1.5 साल पहले की घटना है, जब कोरोना नहीं फैलाया था चीन ने, तब की घटना है। प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। बहुत अच्छे। और इस जोड़े पर आप सभी लोग दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आप तक बात पहुंचेगी तो आनंद लेंगे। 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती। बहुत गुड। लोग कहाँ से हाथ से खोज के लाते हैं, लेकिन आप कोशिश करते हैं, मुस्कुराते हैं। एक कविता विशेष सुना करके अपना स्थान लूंगा। आज से कवियों के साथ आप सांस ले लो तो मुझे एक बात याद आ गई। एक शायर और एक हिंदी का कवि बैठे हुए थे, तो बात हो रही, तो कवि ने कहा हे, तो शायर ने कहा ये क्या है? कवि बोला 2 हे। बहुत बढ़िया। छोटी 2-3 कविताएं, हास्य और व्यंग वो सबसे अच्छा होता है जो खुद पर किया जाए। एक छोटी कविताएं, छोटी सी कविता इस बात को लेकर कि सड़क पर दौड़ते हुए एक आदमी को हमने रोक कर पूछा कहाँ, बोला आत्महत्या करने। मैंने कहा इतनी सी बात तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपने साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। बहुत बढ़िया। मैंने कहा इतनी सी बात तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, तुम्हें अपना साथ किसी कवि सम्मेलन में ले जा सकता हूँ। वह बोला बस रहने दीजिए, ये जुर्म मत कीजिए, आपको मालूम है मैं आत्महत्या करने क्यों जा रहा हूँ? बात यह है कि मैं अभी तो एक कवि सम्मेलन से छूट कर आ रहा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम लोगों की क्या स्थिति हो जाती है। एक और छोटी सी रचना इसी बात को लेकर। जी। हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा, अजनबी जी किसी दिन हमारे घर आओ, हमारे किराएदारों को अपनी ताजा 3-4 कविताएं सुनाओ। मैंने कहा भाई मुझे किस उपलक्ष्य में कविताएं सुनाना है? वह बोला बात दरअसल ये मुझे अपना मकान खाली करवाना है। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों का कहाँ उपयोग करते रहते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आदरणीय रवींद्र जी का, सुनीता जी और जितने भी प्रतिभागी लोग, हमारे जितने भी वैज्ञानिक लोग यहाँ पर वैज्ञानिक और कविता से जुड़ जाएं और वो भी स्वरचित कविता लिखें। ये हमारे हिंदी भाषा के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात कोई और हो नहीं सकती। मैं और भाई मेरा छोटा भाई दीपक, हम दोनों आप सभी के बहुत आभारी हैं। और आगे जो भी मेरे मित्र जो कहना चाहे, बहुत प्रणाम। जी रविंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद महेंद्र भाई। आप अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर, व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से कुछ विलंब भी हुआ, आपने बिल्कुल भी नाराजगी जाहिर नहीं की एक क्षण भी। हालांकि हमें थोड़ा सा तनाव हो गया था कि कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा भी पाएंगे कि नहीं। अगर आपका की अनुमति हो तो हम हमारे यहाँ के 1-2 और कविताएं शुरू करें। आप निर्णय क्या अभी देंगे कि आप मुझे आप नहीं, मैं और महेंद्र जी आपस में डिस्कस करके आपको स्कैन कॉपी भेजेंगे। जी। तो मैं आप सभी का फिर से आभार व्यक्त करता हूं, आप दोनों का भी और अपने सभी साथियों का भी जो भी इस काव्य सम्मेलन में जुड़े और हमारा हौसला अफजाई की। मैं अपनी टीम के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आगे सिर्फ कुर्सी पे बैठा हुआ दिखाई देता हूं, पूरा काम इस टीम का होता है। बस मैं एक चेहरा हूं राजभाषा सेक्शन का, काम मेरी टीम करती है पूरी। मैं चाहूंगा कि 2000 चलिए, तो चलते चलते सब लोग बस इतना करें, आपस में जब आप टीम हैं तो टीम वर्क में ये होना चाहिए, कभी कोई उदास दिखे तो सिर्फ ये कहें कि दुखी आदमी को ये बोलो चिंता मत कर, मैं हूं ना। बहुत बढ़िया। दुखी आदमी को ये बोलो चिंता मत कर, मैं हूं ना। केवल इतना कह देने से उसको बल मिल जाता है, केवल इतना कह देने से उसको बल मिल जाता है। उसके दुख में अपनेपन को शामिल करके देखो तुम, उसके संग में अपनी मुश्किल का भी हल मिल जाता है। बहुत
कार्यक्रम की सार्थकता यही है कि कार्यक्रम को कविताओं के साथ ही चलना है। जी, जाते जाते सिर्फ यही कहूंगा, अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के बिछड़े शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद दीपक जी, धन्यवाद महेंद्र जी। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए आपने सब चुने, ज्ञानी है ना, ज्ञानी है, हाँ ये बंद कर। ज्ञान भाई कह रहे हैं धन्यवाद, हमने आपका साथ भी दिया। सही बात है, हम ही सेक्शन के लोग भी डटे रहे आखिर तक, है ना। ज्ञान जी भी हमारे साथ।